हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माइस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले वीडियो में जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 जो मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक, तो इसी में हम लोग इसका आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग 660 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, 660 से आगे हमें शुरू करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, और अगर आप रीजनिंग का क्लास मिस कर रहे हैं तो मिस नहीं करिए। रीजनिंग का क्लास हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे डेली जो है 30-30 क्वेश्चन रीजनिंग में और 30 क्वेश्चन शाम में मैथ में करते हैं। ठीक, रीजनिंग की का भी हम लोग वॉल्यूम 1 जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 है 3000 प्लस, उसी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, और मैथ का भी वॉल्यूम 1 चल रहा है। अगर आप अभी तक वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो वॉल्यूम 2 का देखिए, 105 वीडियो प्ले लिस्ट में डला हुआ है, जिसमें हम लोग टोटल 2700 प्लस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन उसमें किए हुए हैं। ठीक, तो उसको जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सोल्यूशन किए हुए हैं। 2700 प्लस क्वेश्चन का उसमें सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। ठीक, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो आइए देखिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला हुआ है 61 नंबर क्वेश्चन कि 2 बर्तनों का आयतन बराबर है, जिनमें 1:3 तथा 2:3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक, देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 2 बर्तनों में है 1:3 के अनुपात में, और दूसरे बर्तन में है जो है 2:1 के अनुपात में है। ठीक, दूध और पानी रखा हुआ है। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए एक इसका बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। ठीक, एक तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से मिल्क निकालिएगा, 1/4 भाग रहेगा ना, 3 और 1 4 टोटल भाग हुआ, तो 1/4 और फिर यहाँ जोड़िएगा तो 2/3 जोड़िएगा। उस तरह से लंबा प्रोसेस होगा। एक तरीका बता रहे हैं, जब भी हमें मिलाना हो, ठीक, जब मिला करके बनाना हो तो देखिए एक तरीका बता रहे हैं, जब भी हमें 2 मिश्रणों को आपस में मिलाना हो तो क्या करेंगे, जैसे इन दोनों का योगफल कितना हुआ, 2 और +1 3 हो रहा है ना, तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर लेंगे, और इसका 3 1 4 हो रहा है तो नीचे वाले को 4 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जा रहा है, 4 दूना 8 अनुपात 4 हो जा रहा है। और जब मिलाना है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए 8 3 11 अनुपात 9 4 13, यानी नया वाला जो मिश्रण होगा उसमें 11:13 के अनुपात में मिश्रण का अनुपात होगा। तो देखिए बहुत सिंपल ये तरीका है, आप इससे बनाइएगा। 3 अगर होगा 3 तो भी इससे निकल जाएगा। ये सिंपल तरीका है। ठीक, देखिए हमें मिलाना है तो क्या करेंगे, 3 1 4 हुआ तो 4 को नीचे से गुणा कर लेंगे, नीचे वाले अनुपात में। 2 1 3 हो रहा है तो ऊपर वाले अनुपात में। 3 एकम 3 3 तरीके 9 हो गया, 4 दूना 8 4 एकम 4, दोनों को जोड़ लिए क्योंकि मिलाना है। तो ये जो नया मिश्रण होगा ना, नया मिश्रण, उसमें 11:13 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका है, इस तरीका को आप सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि परिपक्व मूल्य 3 साल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,750 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताए। अब देखिए ये 8,750, इसका मतलब अमाउंट दिया हुआ है और 15% रेट है। अगर रेट 15% है तो यहाँ से एसआई जो हो जाएगा ना, एसआई 15 गुणे 3 साल की बात किया है ना, 3 वर्षों में। ठीक, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, निश्चित परिपक्व मूल्य 3 साल में 15 तिया 45 जो हो जाएगा, 45% एसआई का रेट प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, अगर अमाउंट की बात कर रहा है परिपक्व मूल्य तो 100 इसमें जोड़ दिया जाता है, 145%, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से कितना दिया हुआ है, 8,700 दिया हुआ है। ठीक, 8,700। अब हमें कह रहा है ना कि यहाँ से कि मूलधन बताइए, तो मूलधन मतलब 100% निकाल देना है। मूलधन हमेशा 100% रहता है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल देना है। देखिए आसानी से एक एक नियम से कर लीजिए, बट्टा 145 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब कटा दीजिए यहाँ से, देखिए तो ये कितना हो जा रहा है, 14 5 70, 5 ये कितना मर्त में कट जा रहा है, 5 से अगर कटा देते हैं हम यहाँ से तो 5 दूना 10 5 8 40। ठीक, 5 दूना 10 सॉरी
हाँ ठीक तो है, 5 दूना 10, 5 9 45 हो जाएगा। ठीक, और इसको कटाते हैं तो 5 20 100। अब देखिए ये 29 तिया 87 हो जा रहा है, 3 मर्थ में कट जा रहा है 300, यानी 300 में 2 से गुणा कर लीजिए, 6000 रुपया जो है मूलधन निकल जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। रेट 15%, 3 साल में 15 या 45% ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट की बात क्या है, 145% का वैल्यू यहाँ से 8700 है। तो मूलधन हमेशा 100% रहता है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जा रहा है, कटा करके निकाल लिए 6000 रुपये आ जा रहा है। क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है हम लोग का 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 कह रहे हैं यहाँ से कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकाले। जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है, और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी की जगह हम रेल की लंबाई लेंगे और चाल की जगह उसका चाल ले लेंगे। ठीक, ये रेल की लंबाई है, लेंथ ऑफ जो इसका लंबाई होगा ट्रेन का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, समय कितना लग रहा है यहाँ से, तो समय 30 सेकेंड बोला हुआ है, 30 सेकेंड समय लग रहा है, बराबर लंबाई पता नहीं है, और चाल इसका कितना है देख लीजिए, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5 और बट्टा 18 ऊपर गुणा कर लेते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ ना। समय 30 है, लंबाई नहीं पता है, चाल 60 है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 बट्टा 18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल लिए। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ से ये कटा देते हैं, 10 हो जाएगा, यहाँ से 36 18 14 के 60, 3 से कटा लिए, 3 दहा के 30, अब गुणा कर लीजिए, यानी कि लेंथ बराबर 10 दहा के 100 पचे 500, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, समय बराबर दूरी बटा चाल, जब भी ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई कर लिए बटा चाल हो जाएगा। तो लंबाई हमें नहीं पता है, निकाल लेना है यहाँ से, यानी 500 मीटर आ जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 64 क्या कह रहा है। 64 हम लोग का बोला हुआ है कि 4 में से पहली 3 संख्या का औसत 18 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 14 है। पहली तथा अंतिम का योग 16 है, तो अंतिम संख्या निकालना है। देखिए 4 को संख्या है, मान लेते हैं A B C D, यही 4 संख्या है। तो इन 3 का औसत मतलब योगफल जब निकालना होगा तो A प्लस B प्लस C, इनका औसत अगर 18 है तो 18 3 54 योगफल हो जाएगा। ठीक, 3 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 3 संख्या है। अब यहाँ से बोला है कि अंतिम 3 मतलब B प्लस C प्लस D कितना हो जाएगा, तो इसका देखिए एवरेज कितना बोला है 14, तो 14 ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ आपका। पहली 3 का औसत 54 था, तो A प्लस B प्लस C 54, और औसत था 18 था, तो 18 54 हो जाएगा। इसका औसत 14 था, तो 14 42 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक काम करते हैं, देखिए इसको घटा देते हैं, इसको घटा देंगे, B से B कट जाएगा, C से कट जाएगा, A माइनस D इजकल टू कितना हो जा रहा है, यहाँ से घटा दीजिए, तो 4 में से 2 गया तो 12 हो जा रहा है। ठीक, A माइनस डी इजकल टू 12 हो जा रहा है। अब हमें बोला है यहाँ से यदि पहली और अंतिम संख्या का योग जो है, एक मिनट, पहली और अंतिम संख्या का योगफल 16 है, यानी कि A प्लस डी हमें 16 दिया हुआ है। पहली और अंतिम का योगफल है, ये देखिए पहली है और ये अंतिम है, A प्लस डी का वैल्यू 16 दिया है, तो यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, कोई भी संख्या पूछेगा निकाल लेंगे। क्या पूछा है आपसे, अंतिम संख्या यानी D पूछा हुआ है, तो माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, और यहाँ कितना हो जा रहा है -2D इजकल टू -4, यानी D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और यही 2D इजकल टू 4 हो जा रहा है, तो D इजकल टू 2 हो जाएगा, और 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से D हो जाएगा। बात क्लियर आपका, नहीं क्लियर तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पहली 2-3 संख्या का औसत जो है 18 था, तो इनका योगफल A प्लस B प्लस C D बराबर 54 हो जाएगा। अंतिम 3 का यानी B प्लस C प्लस D बराबर 14 या 42 हो गया। घटा लिए तो पहली और अंतिम का अंतर 12 आ गया, और पहली और अंतिम का योगफल दिया गया है 16। ये दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके हमने घटा करके A को कटा दिया, तो D का वैल्यू यहाँ से 2 आ जा रहा है। ठीक, D का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 65 क्या कह रहा है, बोला है 65 कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है। देखिए 2 नंबर है, इसका रेशियो 4:3 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि उनका HCF 8 है, यहाँ से HCF दिया हुआ है हम लोग का 8 दिया हुआ है। ठीक,
अच्छा एक बात आपको बताए थे ना कि जो भी यहाँ चीज़ दिया हो, HCF दिया है तो इनका HCF निकाल लेंगे। तो अनुपात का HCF 4 और 3 का HCF 1 आ रहा है, और इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 8 दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या है यहाँ से, देखिए उनका LCM क्या होगा, तब 4 और 3 का LCM 12 हो जाएगा। तो 12 का वैल्यू यानी 12 गुणे 8 बराबर 96 आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक, ये 4 और 3 का HCF यहाँ 8 दिया हुआ है, हम लोग इस 4 3 का HCF निकाल रहे हैं, रेशियो में है तो 4 3 का HCF 1 आ जा रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो इनका LCM जो हो जा रहा है ना, अनुपात का LCM 12 आ रहा है, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 8 96 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्या कह रहा है, बोला है कि एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की जगह हम 18.5 किलोमीटर यूज कर रहे हैं। ठीक, जो भी मानचित्र होता है ना, उसमें छोटा यूनिट देखे होंगे, अब दिया रहता है कि इतना यूनिट का आपको लेना है, कितना किलोमीटर के हिसाब से दिया रहता है। तो 1 सेंटीमीटर को हमें 18.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। तो ए और बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है, 22.25 सेंटीमीटर है। तो इसकी वास्तविक दूरी यानी किलोमीटर में कितना होगी, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोमीटर हो गया। तो इतना सेंटीमीटर यानी कि 18.5 में हमें 22.25 से गुणा कर लेना है। तो कर लीजिए, देखिए यहाँ 2225 में हमें 185 से गुणा कर लेना है और दशमलव बैठा देंगे। 5 5 25 2 हो जाएगा ना, 5 दूना 10 2 12 कर 2 1, 5 दूना 10 1 11 1 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11, 8 5 40 0 4, 8 दूना 16 4 20 कर 0 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 2 18 8 1, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 5 ना, हाँ 5 2 2 2, अब जोड़ लीजिए, 5 हुआ 2 हुआ 5 1 6 हो जाएगा, 8 1 9 2 11 कर 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 1 11 कर 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 हो जा रहा है। और दशमलव की बात करें तो 2 और 1 3 दशमलव छांट लेंगे, यानी कितना हो जा रहा है यहाँ से 411.625 किलोमीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, देख लीजिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 411.625 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोमीटर था, तो 22.25 सेंटीमीटर यानी कि दोनों को गुणा कर लेना था, तो 411.625 आ जा रहा है। ठीक, चलिए अगला ये 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 बोला है कि एक वस्तु 5% की हानि पर 1235 रुपए में बेची जाती है, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, 5% हानि का मतलब 95% का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, कितना 1235 रुपये। तो हमें बोल रहा है कि अगर 10% लाभ पर बेच रहे हैं, 110% का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी हानि का है तो 100 में से घटाना है, लाभ का है तो 100 में जोड़ देना है। 5% ये हानि कह रहा है, 5% हानि तो हमें घटा देना है, और यहाँ 10% लाभ बोला है ना, तो इसमें 100 में जोड़ देना है। यानी कि ये चीज़ दिया हुआ है 95% का वैल्यू इतना, तो 110% का वैल्यू पूछ रहा है। तब एक एक नियम से कर लीजिए, 1235 बट्टा में 95 आ जाएगा और गुणे 111 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देख लीजिए, भाग दे दीजिए, 5 से कटाते हैं तो 19 25 95, और यहाँ 5 से ही कटा देते हैं इसको, तो ये 5 दूना 10, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 7 35। और 19 से देखिए तो कट जा रहा है क्या, 19 से कम 19, 20 21 22 23 24 25 आ रहा है, 19 23 57, 19 से कम 19, 19 23 57, 13 आ रहा है, यानी 0 गुणा कर लेते हैं, 13 गुणे 11 तो 0 हो जाएगा, 13 कम 13 3, और 13 कम 13 3 1 14, 1430 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। 95% बराबर 1235, तो 110% का वैल्यू 1430 हो जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5% हानि पर 1230, तो 10% लाभ पर कितना हो जाएगा, 1430। आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी और क्यू किसी काम को करने की क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। देखिए पी और क्यू के इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। तो कह क्या रहा है कि काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिन यानी समय का रेशियो पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है ये, काम और समय का जो रेशियो होता है ना, एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो 7:5 हो जाएगा।
समय का रेशियो क्या होगा 7:5। अगर समय का दिया हो काम का निकालना हो उल्टा होता है, कम मतलब इफिशियंसी। तो ये क्षमता और समय, जो क्षमता और समय जो होता है ना, कार्य करने की क्षमता और समय का रेशियो एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। तो 5-7 है तो 7-5 हो जाएगा समय का रेशियो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर देखिए, 669 बोला है कि ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है, जिसका भाग सी के भाग से 3 गुना है। ठीक, अब 1800 रुपये को के अनुपात के हिसाब से बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए बी सी तीन व्यक्ति है, मान लीजिए ए बी सी 3 है, और इसमें बोला है ना कि ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है, जिसका भाग सी के भाग से 3 गुना है, यानी कि बी के बारे में बोला है। जिसका मतलब जो या जिसका कल रीजनिंग में आया होता है, देखिए कहीं भी आ सकता है, जिसका या जो जब भी कंजक्शन जुड़ा रहा है, यानी नजदीक वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ बोला है कि बी के भार से 2 गुना है, जिसका भार सी के भार से 3 गुना है, यानी कि बी का जो है सी के 3 गुना है। मान लेते हैं ये x है, चाहे एक यूनिट में ही मानिए, रेशियो कर लेंगे, ये 1 है तो इसे 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक, 3 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद बी का भार, ए का भार बी के भार से 2 गुना है, तो ये 3 का 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये रेशियो इन लोग का निकल गया। क्लियर हुआ कि नहीं आपका। बी जो है सी से 3 गुना है, ए जो है इससे 2 गुना है, तो 3 दूना 6, ये 1 माने तो ये 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, इन्हीं तीनों की रेशियो में बांटा जाता है। 1800 रुपया है तो बी का हिस्सा, अब 6 3 9 1 10, 10 का वैल्यू यहाँ से 1800 रुपया है, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 का वैल्यू 180 रुपया आ गया, तो बी का हिस्सा यानी 3 का वैल्यू निकालना है। तो 3 का वैल्यू 180 गुणे 3 कर लेंगे, 540, 18 3 54, 540 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा। जिसका पूछे, सी का पूछता तो 180 हो जाता है, ए का पूछता तो 6 गुणे 180 हो जाता। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, सिंपल है। 540 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगला बहुत सिंपल है, 22x माइनस 40 इज इक्वल टू 207 प्लस 3x। ठीक, 3x, तो x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। x को एक साइड कर लीजिए, 22x में से अगर आप 3x घटा लेते हैं तो 19x हो जाएगा, बराबर 207 में 40 जोड़ दीजिए, यानी कि 247 हो जाएगा। 19 से कटा दीजिए, 19 से कम 19 5 बच जाएगा, 19 3 57, यानी 13 जो हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस एक साइड करके कटा लेना था। 71 है ये। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 556 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 24 है तो इसके आधार की लंबाई क्या होगा। अब त्रिभुज का एरिया क्या हो जाता है, त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, यही ना होता है। तब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि इसका एरिया जो दे दिया है हम लोग का 456 दिया हुआ है, बराबर 1/2 बेस भी दिया हुआ है ना, ऊंचाई दिया हुआ है, बेस नहीं पता है, बेस को बी मान लेते हैं, और ऊंचाई कितना दिया है, बेस हमें निकालना है, आधार की लंबाई, और ये 24 दिया हुआ। कुछ नहीं, इसमें कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे 12 हो जाएगा, और 12 से कटाएंगे तो देखिए तो 12 3 36 और 4 5 9, 12 8 96, यानी कि बी का जो हो जाएगा बेस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल 456 दिया हुआ था, 456 1/2, आधार नहीं पता था, ऊंचाई 24 तक, कटा कर निकाल लिए 38 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देखिए, 672 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि एक व्यक्ति के पास 385 रुपये 5, 10 तथा 20 रुपए के नोटों की संख्या के रूप में है। यदि नोटों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी कि समान रूप में है। ठीक, देखिए यहां से कितने कितने प्रकार के नोट हैं। 10 रुपए, 5 रुपए है ना, पहले 5 रुपए है, 10 रुपए है, उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ से कि 20 रुपए है। ठीक, और इनकी नोटों की संख्या बराबर है, मान लेते हैं ये तो रुपया हो गया ना, रुपया हो गया, और नोट की संख्या हम तीनों का बराबर है। यहाँ से नोट की संख्या मान लेते हैं, इसका भी x है, इसका भी x है, और इसका भी x है। ठीक, तो टोटल नोट की संख्या पूछ रहा है ना, कि नोटों की कुल संख्या, यानी कि 3x का वैल्यू हमें पूछ रहा है। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और 3 से गुणा कर लेंगे, यानी 3x हमें निकालना है, टोटल नोटों की संख्या निकालना है। अब एक बात बताइए आप,
₹5 के x नोट है, यानी कि कुल रुपया यहाँ से 5 हो जाएगा 5x, और यहाँ से 10x हो जाएगा, और यहाँ से 20x हो जाएगा। ये टोटल रुपया हो जा रहा है, टोटल गुणा कर लिए x है, यानी यहाँ से कितना हो जा रहा है 20 10 30 5 35 35x इक्वल टू इधर रुपया कितना दिया हुआ है, टोटल कितना रुपया है इसमें, तो यहाँ से 385 रुपया है। 35x इक्वल टू 385 रुपया। तो अगर ये कटा देते हैं, देखिए 35 से कम 35, फिर 3 बचा, फिर 35 से कम 35, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 11। तो नोटों की संख्या यही ना है x यानी 3x का मतलब 11 या 33 गो नोट है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हम लोग का ए में दिया हुआ है। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। यहाँ से ₹5 के x नोट, ₹10 के x नोट, ₹20 के x नोट, यानी 5x यहाँ रुपया हो गया, यहाँ 10x, यहाँ 20x, टोटल 35x बराबर 385, तो x का वैल्यू 11 आ गया, यानी टोटल जो नोटों की संख्या है ना 3x, 11 या 33 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन का घर है 73 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य ₹10 तथा ₹15 है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी ₹5% की छूट पर खरीदता है, तो छूट की राशि हमें निकालना है। देखिए यहाँ से कह रहा है ना कि अंकित मूल्य जो दिया हुआ है, कॉपी का अंकित मूल्य ₹10 तथा ₹15 है। देखिए छोटी कॉपी का मूल्य, अंकित मूल्य जो दिया हुआ है ₹10 है, ₹10, और बड़ी कॉपी का जो मूल्य है अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ से ₹15 दिया हुआ है। ठीक, ₹15। अब कह रहा है ना कि 5 दर्जन छोटी कॉपी, ये 5 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 25 60 वो खरीद रहा है, यानी ₹600 का यहाँ खरीदेगा। ठीक, और उसके बाद बोला है ना कि 10 दर्जन बड़ी कॉपी, तो यहाँ 10 दर्जन खरीदेगा, यानी कि एक दर्जन में 12, तो 12 दहाँ के 120 खरीद ले रहा है, यानी यहाँ कितना रुपए खर्च कर रहा है 0 12 25 60 0 6 12 कम 12 6 18 ₹1800 यहाँ खर्च किया। ठीक, अब कह रहा है कि अगर 5% की कुल छूट उसे मिलता है, देखिए तो ये टोटल कितना का खरीदा, ₹2400 का खरीदा, और हमें छूट निकालना है कि छूट उसे कितना प्राप्त हुआ है, तो इस पे 5% छूट मिला है, 5% इसका निकाल लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 5 ₹120, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि उसे कितना छूट प्राप्त हो रहा है, ₹120 छूट मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ से छोटी कॉपी ₹10 का है, 5 दर्जन यानी कि 12 25 60 600 खर्च कर रहा है, ये रुपया आ गया यहाँ से। ठीक, ₹600 खर्च कर रहा है। दूसरा जो बड़ी कॉपी है, एक कॉपी का मूल्य ₹12 है, ₹15 है, 10 दर्जन यानी कि 12 के 120, टोटल मूल्य कितना हो गया ₹1800, यानी कि दोनों का जोड़े तो मूल्य ₹2400 हो रहा है, और इसमें 5% इसे छूट मिला है, और छूट की केवल राशि पूछा हुआ है, तो 2400 का 5% कितना हो जाएगा 120, और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 74 आसान क्वेश्चन था ये भी। 74 देखिए कह रहा है कि बी एक काम के 50% 20 दिन में करता है। देखिए यहाँ समझिए आप थोड़ा सा रफ काम, ये 50% काम अगर 20 दिन में किया है तो 100% काम कितना दिन में 40 दिन में करेगा। इसका मतलब बी किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। ठीक, अब आगे पढ़िए। सी, अब सी बी साथ मिलकर बाकी काम 4 दिन में, अब बाकी काम मतलब 50%, तो बी और सी 50% काम को यहाँ 4 दिन में करते हैं, तो 100% काम को कितना दिन में करेंगे 8 दिन में करेंगे, यानी कि बी सी मिलकर जो है इस काम को 8 दिन में करेंगे। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये अगर समझ गए तो अब कुछ है ही नहीं इसमें। ये अगर 50% काम 20 दिन में, तो टोटल काम 40 दिन में कर सकता है। बी जो है टोटल काम 40 दिन में कर सकता है, और ये 50% 20 दिन में कर लिया है, तो शेष कितना बचा है 50%। उस 50 को बी और सी मिल करके 4 दिन में, इसका मतलब 100% को दोनों मिलकर 8 दिन में करेंगे। अब यहाँ आ जाइए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम 40 हो जाएगा। अब क्षमता अगर निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 5 क्षमता बी और सी दोनों का है, बी का अकेले 1 है, तो सी का इसमें से घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। तो सी अकेला 40/4 यानी कितना दिन में करेगा, 10 दिन में जो है अकेला पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी सी अकेला 10 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका,
कि ये 50% काम 20 दिन में, 100% काम 40 दिन में कर ले रहा है। ये दोनों मिल करके 4 दिन में करते हैं 50%, तो 100% 8 दिन में। अब ये जब ये चीज़ निकल गया, टोटल वर्क 40, इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 5, 5 में से 1 घटा लिए 4, यानी कि 40 काम को 4 से भाग दे दिए, 4 की क्षमता से कर रहा है, 10 दिन में काम को कर लेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75 नंबर 75 की ओर बढ़िए। बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज दिया है, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आधार से समांतर भुजा की लंबाई क्या होगा? देखिए यहां से हमें एक ट्रेपेजियम बोला हुआ है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मतलब इसका आकृति हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ऐसे ही नहीं रहता है ट्रेपेजियम। एक भुजा इसका दिया हुआ है, यहाँ से कितना कितना दिया हुआ है देख लीजिए। तो ट्रेपेजियम का एरिया जो है 18 दिया हुआ है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, 3 सेंटीमीटर। अब ये आधार दिया हुआ है ना, आधार, आधार का मतलब बड़ी भुजा है, किसी को भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आधार कितना दिया हुआ है, आप 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये आधार दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है यहाँ से कि यदि इनकी समांतर भुजा की लंबाई निकालना है, यानी कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई निकालना है, तो इसका एरिया आपको पता होगा, सभी लोगों को पता होगा कि एरिया क्या होता है। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है, गुणे ऊंचाई हो जाता है। ठीक, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि समलंब का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया है इधर, तो एरिया 18 दिया हुआ है, बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग 1 5 है, 1 नहीं पता है, तो 5 + x कर लेते हैं, 5 + x और इंटू ऊंचाई भी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो देख लीजिए, कटा कर निकाल लीजिए। ये देखिए 18 दूना 36, 36 में से 3 घटा लेंगे, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, इधर हो गया 18 दूना 36, 36 में से सॉरी ये कटा देना होगा ना, यहाँ से 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है ना, तो 3 से कटा दीजिए, 3 छके 18 हो जाएगा, 6 दूना 12 में से 5 चला जाएगा, x = 12 - 5 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, जो दूसरी समांतर भुजा है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इससे पता चल रहा है ना कि ये जो समांतर समलंब चतुर्भुज बनेगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, लेकिन उससे कोई फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है। बस इसका एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। ये तो अनुमान पे ना फिगर बनाए हुए थे। ठीक, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है, तो 18 दिया हुआ है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब 1 x मान लिए, पता नहीं है, और 3 दिया हुआ, 3 से कटा लिए, 3 छक 18, 6 दूना 12 में से इधर 5 घट जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 76 नंबर देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 76 नंबर बोला है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर बेचा जाता है विक्रय मूल्य, तो उनका 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य में अनुपात। देखिए यहाँ से 3 रुपए से हमें कोई मतलब ही नहीं है, विक्रय मूल्य में 8% का लाभ होता है तो 108 है, एक में 16% का लाभ होता है तो 116 हो जाएगा। इसी का रेशियो निकालना था, यहाँ 3 रुपए का कोई हमें मतलब ही नहीं है, तो देख लीजिए इसको कटा देना है बस। 8% लाभ मतलब 108 और 16% लाभ मतलब 116। अभी बताए थे कि जब लाभ होता है तो जोड़ते हैं, तो इसको कटाइए तो देखिए 4 से कट जा रहा है क्या, हाँ दोनों कट जा रहे हैं 4 से, 4 दूना 8, 9 10, 4 7 28, और ये हो जा रहा है 4 दूना 8, 3 11 और 4 9 36, यानी कि 27:29 हो जा रहा है, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ ना, यहाँ 3 रुपए का कोई यूज नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और है कि 2 मिनी बसों 22 किलोमीटर की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को कितनी अधिक गति से चलना होगा
ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बसें उसे मिले। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक गोली वाला पूछता है कि बंदूक छोड़ा जा रहा है इतना मीटर के अंतराल पे और उधर से आ रहे व्यक्ति को आवाज इतना देर में सुनाई देता है। तो वहीं सेम गोली वाला है, बस वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। ठीक, तो देखिए दो बसें जो है यहां से मान लीजिए दो बसें अंतराल, दोनों की अंतराल किस किस अंतराल पे छूट रही है, तो ये जो अंतराल है ना 10-10 मिनट के अंतराल पे छूट रही है। दो बसें 10-10 मिनट के अंतराल पे छूट रही है इस घर से। अब इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्ति भी जब चल रहा है तो यहाँ उसको बसें मिल रही है कितने अंतराल पे, तो ये बसें जब मिल रही है ना 6-6 मिनट के अंतराल पे मिल रही है। ठीक, 6-6 मिनट के अंतराल पे मिल रही है। ये बात आपको समझ में आया डायग्राम। ये 10-10 मिनट के अंतराल पे बसें छूट रही है। एक पहली यहाँ है तो दूसरी यहाँ है, 10 मिनट का दोनों में गैपिंग है। और एक व्यक्ति जब इधर से चल रहा है ना तो इसको बसें 6-6 मिनट के अंतराल पे मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केवल हम बस की समय की बात करें, बस अकेला जो है समय ले रहा है, टाइम का यहाँ रेशियो लिख देते हैं। जितना देर में ये बस अकेला जो है 10 मिनट में जितना देर ट्रेवल कर रहा है उतना देर उतना देर में बस प्लस आदमी दोनों कितना कवर कर रहे हैं, 6 मिनट समय ले रहे हैं। ठीक, यही चीज ना हुआ कि ये जितना देर में अकेला जो है 10 मिनट में कवर कर रहा है, 10 मिनट में समय का रेशियो दिए, समय यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं। सेम डिस्टेंस है जो अकेले अगर बस 10 मिनट में कवर करता है, उसी चीज को बस और आदमी कितना 6-6 मिनट के अंतराल पे मिल रही है, यानी कि 6 मिनट में कवर कर ले रही है। तो जब डिस्टेंस सेम रहता है ना तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों उल्टा रहता है। टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो दोनों उल्टा रहता है। यहाँ से कटा सकते हैं, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बस का स्पीड केवल 3 है, बस और आदमी का स्पीड 5 हो जाएगा। तो केवल अगर आदमी के स्पीड की बात किया जाए, केवल हम आदमी इधर निकाल लेते हैं, तो आदमी का स्पीड 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही रेशियो निकल जा रहा है इन लोग का। ठीक, स्पीड का रेशियो आराम से यहाँ से निकाल लिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए बस का स्पीड हमें 22 दिया हुआ है और यहाँ बस का स्पीड कितना निकला है, 3, अर्थात 3 यूनिट का वैल्यू अगर 22 है तो 2 यूनिट यानी आदमी का पूछ रहा है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 22/3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 44/3 हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है तो 14 42, 2 44, 2/3 इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जिसमें दिया हो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस का स्पीड किलोमीटर में दिया है तो ये भी हो जाएगा 14.2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, रेशियो मेथड से बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अकेला बस 10-10 मिनट के अंतराल में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जब बस और आदमी मिलते हैं तो ये 6-6 मिनट के अंतराल पर बसें मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना देर में जितना समय 10 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना है डिस्टेंस दोनों मिलकर के 6 मिनट में कवर कर ले रही है। ठीक, तो यहाँ से बस और आदमी प्लस बस का जो है टाइम का रेशियो 10-6 था तो स्पीड का रेशियो उलट जाएगा। टाइम स्पीड उल्टा होता है, डिस्टेंस सेम होगा। तो ठीक, तो इनका 3 हो जा रहा है, इन दोनों का 5 हो जा रहा है। इसका मतलब जो आदमी है ना उसका कितना होगा, 5 में से 3 गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3:2 जो है रेशियो निकल गया। और बस का चाल दिया हुआ है कि कितना है, वहां पे 22 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 22, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44/3, यानी 14 42, 14.2/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बहुत बनाए। इसको इस पे जितना भी क्वेश्चन है ना बंदूक गोली वाला, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एसएससी रेलवे सब में पूछता रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 68 नंबर 68 बोला है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला ही दे दिया जी, सॉरी 78 नंबर ना होगा जी, ये 77 के बाद 78 होगा। समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए n भुजा वाले किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण का योग, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इस पे बहुत क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, तो इसमें केवल फॉर्मूला ही पूछ दिया है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। n भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। अगला बोला है माध्यिका निकालना है। अच्छा, माध्यिका निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में आंकड़ा को सजा देंगे। बोले थे ना आपको कि जब भी माध्यिका निकालना हो आरोही क्रम में सजा देंगे। देखिए आरोही क्रम में सजाइए, सबसे छोटा इसमें 3 है, 2 गो 3 है ना, तो 2 गो 3 लिख दिए। ठीक, 2 गो 3 है। 4 देखिए कै गो है, 1 2 3, 4 3 गो है तो 4 4 4 लिख दीजिए। अब 5 देखिए तो 5 1 2, 2 गो 5 है तो यहाँ 5 5 लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो 6 भी दिया हुआ है, अकेला है। 7 भी अकेले हैं। 8 नहीं है, 9 नहीं है। अब एक ही बार 10 यहाँ से दिया हुआ। आंकड़ा क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। 2 2 4 2 6 2 8 10 गो बुक में ही है। तो इसका माध्यिका क्या बोले थे कि माध्यिका हमेशा क्या होता है, माध्यिका कि बीच में रहता है। तो इसमें देखिए ये जब 10 गो है इसका मतलब 2 संख्याएं बीच में आएगी। तो 2 संख्याएं कौन कौन आ रही है, यही दोनों ने बीच में आ रही है। 4 गो इधर छोड़ दिए, 4 गो इधर छोड़ दिए, तो ये दोनों बीच में आ रही है। अगर बीच ढूंढना होना तो आपको एक आसान तरीका बताते हैं। एक इधर से काटे, एक इधर से काटे, 2 इधर से, दूसरा इधर, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। अब बीच में 2 गो बच रहा है, यही दोनों बीच में हो जाएगा। तो जब भी 2 संख्याएं बीच में रहे ना तो इसको जोड़ करके आधा कर देते हैं, वही हम लोग का माध्यिका हो जाता है। जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो 5 4 9/2 यानी कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, जो हो जाएगा इसका मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। जब भी मीडियन निकालना हो आरोही क्रम में सजा देंगे, जो 2 संख्याएं बीच में होती है उसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, यानी 4.5 जो हो जाएगा हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगला जो बोला हुआ है ना 80 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि यहाँ से बाइनरी में चेंज करना है। देखिए अब एक बाइनरी सिस्टम होता है ना, आपको बताए थे कि बाइनरी जो सिस्टम होता है ना, बाइनरी में हमेशा 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। देखिए बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, डेसिमल, ये सब पढ़ाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, इसका बाइनरी का अलग ही बना हुआ है, कन्वर्जन वाला। कन्वर्जन के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको टोटल मिल जाएगा। बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ऑक्टा डेसिमल डेसिमल, सब 2 तरीका वहां से बताए हैं। एक कंसेप्ट तरीका जो बेसिक कंसेप्ट है और एक ट्रिक भी बताए हुए हैं बहुत आसानी से हम लोग। जैसे हमें यहाँ ट्रिक सीखे आपको बता देते हैं। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, 2 के बेस में तोड़ना है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 ऐसे रहता है। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 डैश होता रहता है। यानी ये क्या हो गया, किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब 1। आसान तरीका आपको बता रहे हैं। 1 2 4 8 उसके बाद 16 ऐसी संख्याएं होती है और ये यही होता है बाइनरी का मतलब होता है। ठीक, तो देखिए जब भी 2 तरीका आपको बता देते हैं इसको। 13 को अगर बाइनरी में बदलना हो तो इसमें जिसको जिसको जोड़ने पे 13 मिल जाए उसके नीचे 1 लगाएंगे और जिसका जरूरत नहीं हो उसके नीचे 0 लगा देंगे। जैसे इसको हटाइए, ये तो 16 ज़्यादा हो जा रहा है ना। 8 4 12, 8 4 12 1 13, इसका जरूरत नहीं पड़ा, इसके नीचे 0 लगा देंगे। यही हम लोग का बाइनरी रूप हो जाएगा। 13 का बाइनरी रूप क्या हो जाएगा, 1 1 0 1। तो देख लीजिए किस में है, 1 1 0 1, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। इधर से हम 1 2 4 8 16 32 जहां तक जरूरत हो, हमें 13 का लिखना था तो 8 ही तक जरूरत होगा। इसके बाद तो 16 हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा 13 से। ठीक, तब इनमें से जिसको जिसको जोड़ने पे 13 पुर रहा है उसके नीचे 1 देना है और जिसका नहीं जरूरत पड़ रहा है उसके नीचे 0 लिखना है। तो 8 4 12 1 13, इसका जरूरत नहीं पड़ा, इसके नीचे 0, और ये तीनों का जरूरत पड़ा, तीनों के नीचे 1 लिख दिए। यही हम लोग का बाइनरी रूप हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, 13 को हम 2 से भाग देंगे, 2 से, तो 2 6 के 12, इधर शेषफल को लिखते जाएंगे, यानी 1 शेष बचा यहाँ पे। 2 6 के 12 1 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे, कब तक देंगे, जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2 और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, यानी कि 1 1 0 1, यही हम लोग का बाइनरी रूप हो जाएगा। तो दोनों तरीका आपका बता दिए, जिससे आपको आसान लग रहा है उससे बनाइए। ये भी तरीका आसान है, ये भी तरीका आसान है। भाग देते हैं 2 से और शेषफल को इधर लिखते जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर लिखना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 1 0 1, ये 1 1 0 1 बाइनरी रूप हो जाएगा। और इसमें जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा 1 1 0 1, जिसको जोड़ने पे 13 आएगा वही हम लोग का बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत आसान तरीका है बाइनरी का। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर टोटल डला हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। एक दुकानदार फल
खरीदने और बेचने में कम तौलते हुए तौल का प्रयोग करके 24% धोखा देता है। देखिए अब इसमें इसको थोड़ा सा सीखिए। बेईमान दुकानदार है, खरीदते समय भी 24% का डंडी मारता है और बेचते समय भी धोखा दे रहा है, कितना का? 24% का। तो बोला है कि उसे कितना लाभ होगा, यही हमें बोला हुआ है। तो उसका कुल लाभ हमें पूछा हुआ है कि कितना होगा, यहाँ से कुल लाभ टोटल पूछा। तो देखिए यहाँ 24% दोनों ओर से धोखा देने का मतलब ये हुआ कि जब खरीद रहा है तो 24% आपसे ज़्यादा ले रहा है, तभी ना धोखा देगा। और जब बेच रहा है तो आपको 24% जिसको बेच रहा है उसको कम दे रहा है, यही चीज़ हो रहा है। ठीक, कि दोनों ओर से 24% का धोखा दे रहा है। ठीक, धोखा दे रहा है तो उसका कुल लाभ कितना होगा? तो देखिए 24% खरीदते समय कमाया और 24% बेचते समय कमाया, तो कितना धोखा हो गया? तो देख लीजिए 124 गुणे 124/100 हो गया। और 24 का वर्ग क्या होता है? 124 का वर्ग 576, यानी हो गया 76 लिख देंगे, 5 हो जाएगा, 24 दूना 48 और 5 53, 153.67 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये 100 से कितना अधिक है? 53.76% अधिक है, तो यही 53.76% का उसे लाभ होगा, ये लाभ होगा। जब 100 से कम रहता है इस केस में नहीं कम होगा, जब केस में कम होता है तो हानि होती है और ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। तो यहाँ तो हमेशा जब ये धोखा दे रहा है तो हर बार वो लाभ ही कमाएगा। ठीक, तो कितना कमा रहा है? 53.67% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका है, इस तरीकों को आप सीख जाइएगा, बहुत ईजिली हम लोग बनाते हैं। 24% का यहाँ धोखा दिया, 24% यहाँ, यानी कि यहाँ 24% धोखा दे रहा है तो 124 कमाया, 124 कमाया और बटा 100 हो गया। तो 124 का वर्ग किए 153.76 आ रहा है और दशमलव दे दिए, यहाँ पे 100 से भाग दे दिए, यानी कि 100 से जितना अधिक है 53.76 अधिक है तो उतना ही % का उसे लाभ होगा। ठीक, ये बात क्लियर। अगर मान लीजिए कि 10% का वो कमा रहा है लाभ, अगर 10% जो दोनों जगह धोखा देता, 10% वाला भी पूछा हुआ है, तो 110 गुणे 110/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 11 11 121, यानी 21% का उसका लाभ होता। तो ये भी पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ईजिली तरीका से हम लोग इसको सॉल्व किए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 24 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल है, 2 मिनट 30 सेकेंड। अच्छा 2 मिनट 30 सेकेंड मतलब हुआ 6 दूना 12 3 15, 150 सेकेंड का यहाँ से बिल कितना दिखा रहा है आपका? तो 25 रुपये भी दिखा रहा है। ठीक, तो 3 मिनट 20 सेकेंड यानी 16 3 48, 480, सॉरी एक मिनट 36 18 हुआ ना, 180 200 सेकेंड का पूछ रहा है, ये 200 सेकेंड का पूछ रहा है। 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 200 सेकेंड, और 1 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 150 सेकेंड हो गया। 2 मिनट 30 सेकेंड मतलब 120 सेकेंड और 30 सेकेंड, 150 सेकेंड का मूल्य इतना है तो 200 सेकेंड का पूछ रहा है। देखिए कटा लीजिए एक एक नियम से, 25/150 और गुणे 200 हो जाएगा, कटा लीजिए इसको, 0 से 0 कट गया और यहाँ 5 3 15, 5 5 25, यानी 20 25 100/3 रुपये आ जाएगा, 33.33 रुपया आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, 33.3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। 2 मिनट 30 सेकेंड मतलब 150 सेकेंड का वैल्यू 25 रुपया है, तो 200 सेकेंड का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 100/100 यानी 33.33 रुपया आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 83 बोला है कि k बराबर -3, ठीक, और m बराबर 1 और n बराबर -4, ये रख के इसका वैल्यू निकालना है, m इंटू k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक, देखिए m का वैल्यू 1 है ना, तो 1 गुणे k का वैल्यू कितना है? -3 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 3 3 के 9 हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक, -4 का होल स्क्वायर करेंगे, n का होल स्क्वायर है ना, तो -4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस में 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 9 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -7 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, -7 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, सबका वैल्यू रख के इसमें इसका आंसर निकाल लेना है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर आ जा रहा है। ठीक, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 84 कह रहा है कि 7 × 2x + 2 -
2x प्लस 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए इसको गुणा करेंगे ना, ब्रेक करके तोड़ेंगे। 7 दूना 14x प्लस 14 माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या होगा। तो 14x में से 2x गया यानी कि 12x, 12x प्लस 12 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में है, 12x प्लस 12 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 85 बोला हुआ है कि सभ्य एक स्थान से चलकर उसी स्थान तक वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। चल कर जाती है और वापस वाहन से आती है। देखिए इधर से पैदल चल के गई और उधर वाहन से आई, डब्लू कर लेते हैं, डब्लू मतलब वाहन। ये पैदल जा रही है, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए पैदल जा रही है और प्लस वाहन से आ रही है, तब इसे कितना समय यहाँ लग रहा है। तो 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, 8 घंटे 20 मिनट का समय। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ से कि वह दोनों तरीके से, दोनों तरफ से यहाँ होगा, दोनों तरफ से अगर चल कर आती है, यहाँ ई सेंस होगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सुधार लीजिएगा। दोनों तरफ से अगर चल कर आती है तो 10 घंटे 15 मिनट लगते हैं। अगर इधर भी पैदल गई भी और पैदल आई भी, यहाँ पे दोनों तरफ चल के, इसका मतलब पैदल गई पैदल आई, तब इसे कितना लग रहा है, 10 घंटे और 15 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, 10 घंटे 15 मिनट का समय लग रहा है। तो उसे दोनों तरफ से वाहन से जाने में, यहाँ भी मिसप्रिंट किया। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे आप सुधार लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है कि ये पैदल जाती है और वहां से आती है तो 8 घंटे 20 मिनट लगता है। दोनों तरफ से पैदल जाती है यानी कि चल कर जाती है, चल कर आती है, तब 10 घंटे 15 मिनट लग रहा है। तो अगर दोनों तरफ से वहां से जाएगी आएगी तब कितना समय लगेगा, यही पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। ये दोनों तरफ से पैदल मतलब क्या हुआ, इस पैदल को हम 2 पैदल लिख सकते हैं, 2 पैदल लिख सकते हैं। ठीक, 2 पैदल, और दोनों तरफ से वहां से हमें निकालना है, यानी ऊपर वाला को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ये 2 पैदल और 2 पैदल, ये दोनों पैदल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 वाहन निकल जाएगा। 2 वाहन यानी कि दोनों तरफ से अगर वाहन से जाएगी वाहन से आएगी तो 8 दूना 16 हुआ और 20 दूना 40 हो जाएगा। 2 से इसको भी गुणा करेंगे ना तो 16 में से 10 गया, 6 घंटा, और यहाँ 40 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 मिनट लगेगा। 6 घंटा 25 मिनट लगेगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी अगर जाएगी भी वाहन से आएगी भी वाहन से तो उसे 6 घंटा 25 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ है। क्लियर, एक बार और समझ लीजिए, पैदल जा रही है वहां से आ रही है 8 घंटा 20 मिनट, दोनों ओर से पैदल यानी कि 2 पैदल कर लिए, दोनों ओर से पैदल गई पैदल आई तो 10 घंटा 15 मिनट। 2 से गुणा करके घटा दिए तो घटा दे रहे हैं तो ये कट जा रहा है और 2 वाहन का वैल्यू निकल जा रहा है। 8 दूना 16, 20 दूना 40, 2 से गुणा किए हैं तो घटा दिए, कितना आ रहा है, 6 घंटा 25 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना था इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 86 नंबर 86 बोला हुआ है कि प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपए में बेचता है, तो 15% के लाभ लेने के लिए कितना में बेचना होगा। आसान क्वेश्चन। 15% हानि का मतलब आपको बताया 85, 15 में 100 में से घटा देंगे तो 85% का वैल्यू 2550 दिया हुआ है, तो 15% लाभ मतलब 115 का पूछ रहा है। 15% हानि मतलब 85 का वैल्यू दे रखा है और 15% लाभ मतलब 115 का पूछ रहा है। तो ये 50 बट्टा में 85 आ जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 115। यही हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, निकाल लीजिए। देखिए 17 से कटा लेते हैं, 17 × 85 और ये 17 से कट जाएगा क्या, 17 × 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17 × 25 85 यानी कि 15 मिनट में कट जा रहा है। फिर 5 से कटा लिए 30 आ जा रहा है यहाँ पे। अब गुणा कर लीजिए, 0 5 3 15 11 3 33 1 34, 3450 रुपये हो जाएगा। अगर 15% लाभ में बेचेगा तो 3450 रुपये में बेचना होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 15% हानि मतलब 85 का वैल्यू इतना दिया था, तो 15% लाभ मतलब 115 का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ जा रहा है, 3450 आ जा रहा है। ठीक, चलिए अगला 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 87 बोला हुआ है कि 176 रुपये को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो रुपए में उनके हिस्सा निकालना है, सबका हिस्सा निकालना है। देखिए 9, 6, 15, 5, 20, 2, 22 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए को हमें बांटना है, 176 रुपये को बांटना है।
तो देख लीजिए ये कितना हो जा रहा है 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ये 1 यूनिट का वैल्यू 8 निकल जा रहा है। 22 यूनिट का वैल्यू 176, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 निकल गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, पहला हिस्सा 16, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मिनट, हाँ 8 दूना 16, 8 पचे 40 रुपये हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा। चौथा कितना हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या क्या आंसर हो जाएगा 16 40 48 72। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 16 40 48 72, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल जोड़े 22 यूनिट का वैल्यू 176 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, 2 का 16, 5 का 40, ऐसे हम निकाल लिए सबका। तो आ जा रहा है सी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहे हैं देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि एक डाटा सेट का गुणांक 64 है तो मानक विचलन क्या होगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, ये DIDS ये जो स्टैंडर्ड स्टेटिस्टिक्स है इसका टोटल वीडियो आपका डला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको जाकर देखिए। टोटल चीज़ बताए हैं उसमें, माध्य माध्यिका बहुलक मानक विचलन विचरण गुणांक हर चीज़ वहाँ पे चर्चा हम लोग किए हुए हैं। ठीक, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। रूट अंडर क्या होता है प्रसरण होता है। इसी प्रसरण को गुणांक भी बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी गुणांक भी दे देता है, जिसको यहाँ पे बोला हुआ है कि गुणांक दिया हुआ है। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में मानक विचलन। मानक विचलन, तो जब भी आपको मानक विचलन निकालना हो और ये प्रसरण या गुणांक दिया गया हो तो मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। और एक बात और ध्यान रखना है, ये मोड में रहता है। किस में रहता है मोड में, यानी हमेशा इसमें पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक, तो देखिए मोड में अंडर रूट 64 हो जाएगा, यानी 64 का वैल्यू प्लस माइनस 8 आता है ना, तो हमें हमेशा प्लस वाला लेना है, प्लस वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत लड़के क्या करते हैं ना कि रूट अंडर 64 तो पता रहता है और प्लस माइनस 8 कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, हमेशा ये जो होता है ना मोड में रहता है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आंसर होगा। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण या गुणांक भी इसी को बोला जाता है। ठीक, अब मानक जो भी स्टैटिस्टिक्स का वीडियो है उसको जाकर देखिए, वहाँ से बहुत सीख आप सीखिएगा। ठीक, हर चीज़ वहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक, टोटल चीज़ बताए हुए हैं। चलो अगला 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर क्या कह रहे हैं 89 नंबर बोला है कि नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दोगुनी है। देखिए नीलकांत और दो आदमी है, नीलकांत और रितेश है। नीलकांत का एफिशिएंसी जो है इससे दोगुनी है, ये 1 है तो ये 2 है। ठीक, रितेश से क्या है दोगुनी है। वे एक साथ काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो रितेश उसी काम को कितना दिन में करेगा। अच्छा, ये दोनों मिलकर 15 दिन में एक साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15, दोनों की क्षमता 2 1 3 है, यानी कि 3 से गुणा कर लेंगे। 15 दिन में काम को कर रहे हैं और दोनों की क्षमता का योग 2 1 3 हो जा रहा है, यानी कि 15 तिया 45 टोटल काम है। अब इसको किससे कराना है, ये बोला है ना कि अगर उसी को अकेले रितेश करेगा, रितेश की क्षमता 1 है ना, तो 45 काम को अगर रितेश कर रहा है तो 1 से भाग देंगे, अर्थात ये 45 दिन में इस काम को करेगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 45 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ आपका। दोनों के क्षमता का अनुपात 2:1 है। टोटल वर्क 15 तिया कितना हो गया 45, दोनों का जोड़ लिए तो 15 तिया 45। अब अगर रितेश काम कर रहा है तो 45 में 1 से भाग दे दिए, 45 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 बोला है कि श्री निक्षी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये उधार लेती है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5% का 2 साल का क्या होता है 5 तो होगा, 5 होगा, फिर इस 5 का 5% यानी 5 पचे 25 और 100 से भाग देंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक, यानी कि टोटल 5% की दर से 10.25% होता है। बहुत लोग को ये याद रहता है, अगर याद रहेगा तो सिंपल आप 2000 का 10.25% हटाएंगे 100 और ये 2 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं 2 पचे 10, 5 से कटा लिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी 205 रुपये लग जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 205 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल होता है।
5%, ये 5% और 5 का 5% 0.25 होगा, यानी कि टोटल जो ब्याज का रेट होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट, इंटरेस्ट का जो रेट होगा 10.25 हो जाएगा। तो 2000 रुपया मूलधन है, 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज केवल निकालना है, 10.25% निकाल लिए, 205 रुपया आ जा रहा है। अगर यही कहता है अमाउंट निकालने के लिए तो 110.25 निकाल लेते, डायरेक्ट 2 साल का अमाउंट निकल जाता है। ठीक, तो ये बहुत आसान तरीका है आपका परसेंटेज मेथड, इससे बनाइएगा बहुत आसानी से, बहुत क्वेश्चन बनेगा सब। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ से 30 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट किए। ठीक, 690 तक पहुँच गए हैं। बस आज इतना हम रहने देते हैं, आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 30 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन शाम में मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 से कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन मॉर्निंग में हम लोग रीजनिंग से कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों सेगमेंट आप करिए। मॉर्निंग में 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं रीजनिंग के लिए, और शाम में 8 बजे हम लोग डेली जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो है 8 बजे शाम में हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक, और टोटल 2700 प्लस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन डल चुका है, उसे भी देखिए आप, उससे भी फायदा उठाइए। रेलवे का आपका जो भी एग्जाम 22 तारीख जो 15 तारीख से दिया हुआ डेट, उसमें बहुत आपका ये कारगर होगा। ठीक, आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ आउटकम उससे आपको निकलेगा ही। ठीक, तो चलिए बस आज इतना हम रहने देते हैं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।